नमस्ते। हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको प्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी कहानी आकाशदीप पढ़ाने वाली हूँ। यह कहानी हमारे एनटी नेट के सिलेबस में है, इसलिए यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा कि हमें पता है, आजकल एनटी नेट के एग्ज़ाम में कहानियों के विषय, पात्र और कथन तीनों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमें तीनों पे अत्यधिक ध्यान दे करके इस कहानी को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। आकाशदीप कहानी का प्रकाशन वर्ष सन 1929 ईस्वी है। लेखक है जयशंकर प्रसाद। कहानी के पात्र, सर्वप्रथम हम कहानी के पात्र देखते हैं। प्रमुख रूप से 5 कहानी के पात्र हैं जो इस कहानी में मुख्य रूप से आए हैं। प्रथम पात्र है चंपा, जो चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका है और इस कहानी की नायिका है। बुद्धगुप्त, यह ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय युवक है और इस कहानी का नायक है। वाणिक मणिभद्र, नाव का मालिक है और यह खलनायक है। नायक, मणिभद्र के लिए काम करने वाला, मणिभद्र के लिए काम करने वाला। यह जो मणिभद्र है, जो नाव का मालिक है, उसके लिए काम करने वाला है यह नाविक। नायक जया, जया एक आदिवासी युवती है जो चंपा के साथ रहती है और सारे कामों में जया चंपा की सहायता भी करती है। चलिए अब हम इस कहानी के विषय के बारे में जानते हैं। विषय, कर्तव्य के सामने प्रेम का बलिदान, यह चीज़ हम चंपा में देखते हैं। आदर्शपूर्ण प्रेम का उद्घाटन, चंपा और बुद्धगुप्त का आपस में प्रेम होता है और वह आदर्श प्रेम का उद्घाटन किस प्रकार से होता है वह हम इस कहानी में देखेंगे। हृदय परिवर्तन, यह हृदय परिवर्तन बुद्धगुप्त में होता है। सेवा भाव, प्रेम, साहस, त्याग से परिपूर्ण कहानी, यह सारे विशेषताएं हम चंपा में पाते हैं। तो चलिए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर पात्रों के नाम आपके सामने रहेंगे तो आपको कथा के माध्यम से पात्रों के नाम से जल्दी याद हो जाएंगे पात्रों के नाम। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में चंपा और बुद्धगुप्त, इन दोनों को वाणिक मणिभद्र के कहने पर जो नायक होता है, इसका सेवक, वह इन दोनों को बंदी बना लेता है अपने नाव में। चंपा और बुद्धगुप्त को अपने नाव में बंदी बना लिया जाता है। बुद्धगुप्त एक जलदस्यु होता है। जलदस्यु मतलब समुद्री डाकू। यह हमला करने के लिए आता है लेकिन इसे बंदी बना लिया जाता है। और चंपा पे वाणिक मणिभद्र की बुरी नज़र होती है, इसलिए चंपा को भी बंदी बना लिया जाता है। अब ये दोनों नाव में बंदी बन के रहते हैं। रात हो चुका है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। चंपा और बुद्धगुप्त दोनों रस्सी के द्वारा बंधे हुए हैं। इन दोनों को नहीं पता कि ये दोनों कौन है, पुरुष है या महिला है, ये भी नहीं पता है। दोनों आपस में बातचीत करते हैं कि हम लोगों के लिए अभी अच्छा मौका है, हम दोनों अभी खोल के यहाँ से भाग सकते हैं। और दोनों बातचीत करने के बाद एक दूसरे की रस्सियाँ खोल करके खुशी से गले लगते हैं। और जब गले लगते हैं तब बुद्धगुप्त को पता चलता है कि यह महिला है। तब वह बोलता है कि क्या तुम स्त्री हो? तब चंपा कहती है, क्यों, स्त्री होना कोई पाप है? और यही जो कथन है वह हमारे नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चंपा यह कहती है। उसके बाद चंपा और बुद्धगुप्त दोनों मिल करके नाव पर जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सब से हथियार लेकर के वाणिक मणिभद्र पर हमला कर देते हैं और वाणिक मणिभद्र को इस नाव से नीचे गिरा देते हैं। अब जब नाव का मालिक ही नहीं होता है तो नायक जब इन दोनों को खुला हुआ पाता है, उसके बाद बुद्धगुप्त से यह युद्ध करता है, लेकिन युद्ध में बुद्धगुप्त नायक को परास्त कर देता है। इसके बाद नायक भी इन लोगों के साथ हो जाता है क्योंकि इसके पास अन्य विकल्प नहीं होता है, क्योंकि इसका मालिक जो वाणिक मणिभद्र है वह भी नहीं होता है। तो नायक इनकी बात मानकर इनके साथ हो जाता है और नाव चलाने लगता है। इसके बाद ये सब भटकते भटकते एक द्वीप में पहुंचते हैं। उस द्वीप का नाम इन लोगों को नहीं पता था। सभी नाव से उतरते हैं
उसके बाद उस द्वीप का नाम बुद्धगुप्त चंपा द्वीप रख देता है। यह सुनकर के चंपा हंस देती है। इसके बाद इस कहानी में 5 वर्ष का अंतराल दिखाया है। 5 वर्ष के अंतराल के बाद जब कहानी की शुरुआत होती है तो शुरुआत में चंपा दीपक जलाते हुए उसे बांस के सहारे ऊपर लटकाते रहती है। तो जब बुद्धगुप्त आता है उससे प्रश्न पूछता है कि तुम हमेशा यह क्यों करती हो, तब चंपा बताती है कि मेरी माता जी भी यही काम करती थी और इससे जो पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, जो समुद्र में जाते हैं और जो खो जाते हैं, जो अपने रास्ते को भूल जाते हैं, उन्हें यह मार्ग दिखाने का काम करती है यह दीप। और जब वह मार्ग देख लेते हैं तो उन्हें आसानी हो जाती है कि वह अपने द्वीप तक पहुंच सके। बांस को लगा करके सबसे ऊपर में एक दीप को जला दिया जाता था और इस दीप की रोशनी दूर तक समुद्र में नज़र आती थी और इस दीप के सहारे कई भटके हुए लोग द्वीप पर पहुंच जाते थे। यही काम चंपा की माँ करती थी और उस समय चंपा कर रही थी। बुद्धगुप्त यह देखता है और फिर बात करके वो लोग फिर चले जाते हैं। बुद्धगुप्त को चंपा से प्रेम हो जाता है और चंपा को भी बुद्धगुप्त से प्रेम हो जाता है। बुद्धगुप्त चाहता है कि वह चंपा से विवाह कर ले और इसके लिए वह चंपा के पास प्रस्ताव भी रखता है, परंतु चंपा नहीं मानती है। चंपा को ऐसा लगता है जैसे बुद्धगुप्त ही वह जलदस्यु है जिसके कारण उनके पिता की मृत्यु हुई है। चंपा अपने पिता का हत्यारा बुद्धगुप्त को मानती है, जिस कारण से वह बुद्धगुप्त से प्रेम तो करती है लेकिन उसके साथ रहना नहीं चाहती है। बुद्धगुप्त कई प्रयास करता है उसे मनाने का, लेकिन फिर भी चंपा नहीं मानती है। बुद्धगुप्त कहता भी है कि मेरे द्वारा तुम्हारे पिता की मृत्यु नहीं हुई है, किसी दूसरे जलदस्यु के द्वारा उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन फिर भी चंपा उसकी बात का विश्वास नहीं करती है और इतना तक कहती है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद जया एक आदिवासी युवती है और यही चंपा के साथ हमेशा रहती है। चंपा के पास एक प्रस्ताव आता है बुद्धगुप्त के द्वारा कि तुम मेरे साथ चलो और हम लोग भारत जाएंगे द्वीप को छोड़ करके, लेकिन चंपा नहीं मानती है। बुद्धगुप्त जब से चंपा के साथ इस नए द्वीप में आया था, तब से बुद्धगुप्त जलदस्यु की प्रवृत्ति छोड़ करके एक व्यावसायिक व्यक्ति बन चुका था। लेकिन फिर भी चंपा बुद्धगुप्त के साथ जाना स्वीकार नहीं करती है। वह जया के साथ ही रहती है और बुद्धगुप्त को कहती है कि तुमको जहाँ जाना है जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इसी द्वीप पे रहूंगी और लोगों की सेवा करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। बुद्धगुप्त यह सुन कर के बहुत आहित होता है, उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह चंपा को कई प्रयासों के बाद भी नहीं समझा पाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। चंपा उसकी ओझल होती हुई नाव को तब तक देखती रहती है जब तक कि वह आंखों से पूरी तरह से ओझल ना हो जाए। अब चंपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वह कुछ भी नहीं कर सकती है और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। चलिए अब हम इसके विषय पर फिर से जाते हैं। विषय: कर्तव्य के सामने प्रेम का बलिदान। जो इसमें चंपा है वह अपने कर्तव्य को ही अपना सर्वस्व मानती है। कर्तव्य के सामने प्रेम का बलिदान दे देती है, जाने से इनकार कर देती है। बुद्धगुप्त के साथ आदर्शपूर्ण प्रेम का उद्घाटन है। ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को कभी आहत नहीं पहुंचाते हैं। हृदय परिवर्तन: बुद्धगुप्त जो होता है वह पहले जलदस्यु था, एक समुद्री डाकू था, लेकिन वह जब चंपा द्वीप में आता है उसके बाद से वह बदल जाता है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। सेवा भाव, प्रेम, साहस, त्याग से परिपूर्ण कहानी।
चंपा में यह सारी विशेषताएं हम देखते हैं। वह सेवा भाव, लोगों की सेवा करने को ही अपना धर्म समझती है, अपना जीवन का लक्ष्य समझती है। प्रेम, साहस, उसमें साहस बहुत अधिक है। त्याग, त्याग करने की भी शक्ति उसमें है। और इन सब से परिपूर्ण है यह कहानी। चलिए अब हम इसके कथन देखते हैं। कथन। चंपा, क्या स्त्री होना कोई पाप है? जब वो दोनों एक दूसरे की रस्सी खोल करके गले मिलते हैं, उस वक्त चंपा कहती है कि क्या स्त्री होना कोई पाप है? चंपा, वाणिक मणिभद्र की पाप वासना ने। जब चंपा से पूछा जाता है कि तुम इस नाव में बंदी क्यों बनाई गई, तब वह बताती है कि मेरे पिताजी इसी नाव पे प्रहरी का कार्य करते थे और मैं बचपन से ही उनके साथ इस नाव में रहती थी। लेकिन जब मेरे पिता की मृत्यु हो गई जलदस्यु के द्वारा, तब वाणिक मणिभद्र का मेरे ऊपर गलत निगाह था, जिसके कारण जब मैं उसकी बात नहीं मानी तो वाणिक मणिभद्र मुझे यहाँ पर बंदी बना दिया। तो उसी वक्त कहती है कि वाणिक मणिभद्र की पाप वासना ने, उसी के कारण मैं यहाँ पर बंदी बनी। बुद्धगुप्त, मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूँ चंपा। बुद्धगुप्त अपना परिचय देते हुए कहता है, मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। जलदस्यु यानी कि समुद्री डाकू, वह समुद्री डाकू बनकर के जीवन बिताता है। चंपा, मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर्श रखती हूँ। चंपा उस वक्त कहती है जब बुद्धगुप्त उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखता है, तब चंपा कहती है कि मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर्श रखती हूँ। वह उसे घृणा इसलिए करती है क्योंकि वह उसे अपने पिता का हत्यारा समझती है, लेकिन प्रेम भी इतना करती है कि वह उसके लिए मर भी सकती है। चंपा, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं, सब मिलाकर मेरे लिए शून्य है। अब चंपा के हृदय में कोई भी विशेष आकांक्षा है ही नहीं, सब अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं है, सब बुझ चुके हैं और सब चंपा के लिए शून्य है। अब उसके मन में कोई इच्छाएं नहीं है, इसलिए वह बुद्धगुप्त के साथ नहीं जाना चाहती है, बल्कि अपने द्वीप पे रहकर ही लोगों की सेवा करना चाहती है। बुद्धगुप्त, मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा, वह दूसरे दस्युओं के शस्त्र से मरे। बुद्धगुप्त जब अपने बचाव में जब वह कहता है चंपा से कि मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा, वह दूसरे दस्युओं के शस्त्र से मरे थे, तो उस वक्त यह कथन है। परंतु फिर भी चंपा उसका विश्वास नहीं करती है और इसी तरह से बुद्धगुप्त फिर चला जाता है और यह कहानी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।